नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। कोरोना संक्रमण का काल है और इस काल में लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि कोई उनकी सहायता करेगा और सहायता भी की जा रही है, लेकिन इन सहायता के बाद भी अब लोग डर रहे हैं। खैर, हम बात डर पर करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने राज्य के सभी विधायकों और एमएलसी के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस वर्चुअल मीटिंग में कोरोना के कारण बिहार की स्थितियों पर चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक और एमएलसी के द्वारा 2-2 एम्बुलेंस जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा, यानी कि प्रदेश में बिगड़ते हुए कोरोना के इस हाल में और साथ ही साथ जिस तरीके से लोगों के बीच में अब स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतर जरूरत है, वहां ना ही ऑक्सीजन मिल रहा है, ना ही दवाएं मिल रही हैं और उससे भी बड़ी बात, अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल रही है। जिसके बाद कांग्रेस ने यह फैसला लिया है और इस फैसले का स्वागत भी किया जाना चाहिए, क्योंकि ये इस विपदा के काल में सभी को सहयोग करने की जरूरत है। तस्वीरें ऐसी भी आती हैं कि जब जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं और जनता का गुस्सा जो है वो भी फूट रहा है। जब खुद पिछले दिनों एक तस्वीरें आई थी, नेता प्रतिपक्ष जब गायब हो गए तो नाराज जनता ने उन्हें पोस्टर चस्पा करके उन्हें खोजने की बात की और अब कांग्रेस के इस फैसले का हर ओर स्वागत भी हो रहा है। लेकिन एम्बुलेंस की अगर बात की जाए तो एम्बुलेंस मामला काफी तूल पकड़ा कई अन्य मामलों, लेकिन इन सब के बावजूद भी कांग्रेस के इस फैसले का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के इस काल में लोग ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि उन्हें कोई सहायता मिलेगा और सहायता के लिए लोग आ रहे हैं, तो बिहार सरकार के द्वारा कई तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है। इस दौरान कई तस्वीरें दिखाई हमने और हमने इससे पहले कई खबरों को भी दिखाया है कि किस तरीके से जब लोग सेवा करने के लिए आ रहे हैं तब उनके ऊपर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है। हमने पिछले ही दिनों बक्सर की एक तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर एक जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो सेवा करने निकलते हैं, उसके बाद उनको प्रशासन पकड़ के ले जाती है और ऐसे में अब कांग्रेस भी सामने आई है। हालांकि आपको बता दूं कि जहां एक तरफ कांग्रेस ने इस तरीके के फैसले लिए हैं तो दूसरी तरफ अब विपक्ष की भी एकजुटता दिख रही है। विपक्ष अब सामने आ गया और खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज एक बैठक करने वाले हैं, वर्चुअल बैठक होगी। उस बैठक में विपक्ष के जितने भी सहयोगी दल हैं वो सभी लोग साथ में होंगे, विपक्ष के जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी साथ में होंगी और वर्चुअल मीटिंग के बाद देखना होगा कि किस तरीके की तैयारी की जाती है। विपक्ष एकजुट होता है तो क्या सरकार का सहयोग करेगा, क्या कोरोना के इस विपदा में जहां एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, ऐसे में उनकी एकजुटता क्या सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाने में होगी, लोगों की सेवा करने के लिए होगी, या फिर तस्वीरें कुछ और होगी। विपक्ष जो है वो अपना काम निभाते हुए, अपने तरीके से काम करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। हालांकि ये सब कुछ देखने वाली बात होगी, लेकिन कांग्रेस के द्वारा जो एम्बुलेंस की घोषणा की गई है, यानी कि एम्बुलेंस देने की बात की गई है, वो सबसे ज्यादा बात इस बात पर आती है कि आखिर में कांग्रेस कम से कम सामने तो आया, एक विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए एक विपक्ष जो है वो सामने आया और ऐसे में अब एम्बुलेंस देने की बात की गई है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस ने बड़ी घोषणा की है और इसका सम्मान भी होना चाहिए। देखिए, हमारे जितने विधायक हैं सभी 2-2 एम्बुलेंस देंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में। बिल्कुल। और इसके अलावा हम लगातार ये कोशिश करेंगे कि भाई दवाइयों की कमी अगर किसी को है, बिल्कुल, पैसे के अभाव में बड़ी दवाई नहीं खरीद पा रहा, बिल्कुल, तो हम लोग उन तक दवाई पहुंचाएंगे। हम लोग ऑक्सीजन के इंतजाम में लगे हैं। बिल्कुल। और जैसा कि आप सबको मालूम है, सप्ताह में मैं खुद निजी तौर पर इन परिवारों को खाना पहुंचा रहा हूँ जहाँ पूरा परिवार संक्रमित है और इनके परिवार में खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है। बिल्कुल। तो उन लोगों को खाना भेजने का काम मैं कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ। इस दौरान में संक्रमित हुआ था तो मेरे एक मित्र ने इस काम में मेरा सहयोग किया। तो हम लोग लगातार पार्टी के निर्देश पर अपनी आत्मा की आवाज पर ये काम कर रहे हैं
मैं सबसे अपील करूंगा कि इन परिवारों की मदद कीजिए। इस परिवार में सारे लोग चलिए बिल्कुल मदद कीजिए सर, लेकिन आपसे सवाल करेंगे कि आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग समाज सेवा कर रहे हैं तो उनके तरफ सरकार के तरफ से कार्रवाई हो जाती है। आपको नहीं लगता कहीं आप सेवा के लिए आए हैं और आपकी ये पहल बेहतर सम्मानजनक है, लेकिन अगर आप भी अगर सेवा करेंगे तो कार्रवाई हो गई तो आप पर? देखिए, आपने इतिहास पढ़ा है तो हमने भी इतिहास पढ़ा है। दुनिया में कई ऐसे क्रूर शासक हुए हैं जिनकी तरफ देख कर भी कोई मुस्कुरा देता था तो उनका सिर कलम कर दिया जाता। बिल्कुल, लेकिन इससे इंसानियत खत्म नहीं हुई, इंसानियत नहीं मर गई जी। आज हम एक क्रूर शासक को झेल रहे हैं, लगातार सिर कलम किया जा रहा है, ऑक्सीजन बंद करके लोगों को मारा जा रहा है, दवाइयां बंद करके लोगों को मारा जा रहा है। हमारी दवाइयां विदेशों से बेच दी जा रही हैं, लेकिन अपने नागरिकों को दवाइयां नहीं मिल रही, हम एक एक सांस लिए तड़प के मर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन चाहे जितना भी क्रूर शासक हो, वो इंसानियत का सिर कलम नहीं कर सकता है, वो इंसान का सिर कलम कर सकता है। बिल्कुल, इंसानियत जिंदा रहेगी और इंसानियत हमारे आपके भीतर होनी चाहिए। इस क्रूर शासक का भी एक दिन अंत होगा। बिल्कुल, एक क्रूर शासक की आप बात कर रहे हैं और इंसानियत जरूरत है। सर, आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे। विपक्ष आज एकजुट हो रहा है और खुद नेता प्रतिपक्ष जो गायब थे और इनको लेकर के जनता उनके क्षेत्र में खुद पोस्टर चस्पा करके उन्हें खोजने वाले को 5100 रुपए के पुरस्कार देने की बात की है। अब वो आ गए हैं और आज वो बैठक करने वाले हैं। क्या लगता है अगर नेता प्रतिपक्ष आज वर्चुअल बैठक करेंगे तो सरकार को घेरने की तैयारी होगी या जनता की सेवा के लिए हाथ से हाथ मिलाकर काम करेंगे? पहले तो ये कि नेता प्रतिपक्ष गायब नहीं थे। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा संवेदनशील हमें होना चाहिए। जिस आदमी के पिताजी बुरी तरह से बीमार हैं, जिस आदमी के पिताजी को लगातार मेडिकल सपोर्ट पर जिंदा रखा जा रहा है, वो आदमी अपने पिता के स्वास्थ्य का हाल लेने जाता है तो जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, जो क्रूर शासक की टोली सर, है, लेकिन ये आप बोल रहे हैं ना कि वो उनके बड़े भाई हैं। सर, ये आप बोल रहे हैं कि वो अपने पिता की सेवा कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उनके बड़े भाई जो हैं वो राजनीति को कहीं ना कहीं सिवान में देख रहा है, वो सफर कर रहे हैं और जहां एक तरफ कह सकते हैं कि जो बिगड़ते हुए रिश्ते थे उसको बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। देखिए, उनके बड़े भाई अपनी पार्टी के एक पूर्व सांसद के निधन पर उनके परिजनों से मिलने गए थे। बड़ा संवेदनशील मसला है। बिल्कुल, एक बच्चे के लिए उसके पिता का निधन एक बड़ी घटना होती है, पिता चाहे जो भी हो। बिल्कुल, लेकिन जिस बच्चे का पिता मरता है उसके लिए उसका पिता मरता है। बिल्कुल, और वहां वो गए, एक संवेदनशील मसला है। चलिए सर, आप बस ये बता दीजिए कि सर तैयारी अगर जो की जा रही है या नेता प्रतिपक्ष अगर आ गए हैं तो वो एकजुट होकर के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या लगता है वो सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर जनता की सेवा करेंगे या घेरने की कोशिश होगी? नहीं, सरकार के साथ हाथ मिला लें तब तो जनता की सेवा संभव नहीं है। बिल्कुल, सरकार के पास क्या है बताइए? ऑक्सीजन हमारे आपके जैसे लोग या समाज में कुछ जो समाजसेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो अगर इंतजाम न करे तो क्या सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन भी है क्या? आप बता दीजिए। बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिला, तो सरकार से हाथ मिलाने का मतलब है कि जनता का गला काटना। इस सरकार से कदम मिला के आप चलिएगा तो जनता का गला काटिएगा। बिल्कुल, आप अपने तरीके से, आप अपने स्तर से पूरी तरीके से जनता की सेवा करेंगे। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने जो बातें कही, बिल्कुल, हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस ने जो फैसला लिया है, ये फैसले का हर जगह सम्मान होना चाहिए। जिसकी जरूरत है जनता को वो मिलनी चाहिए और कांग्रेस ने ऐसी बातें कही हैं। तो फिलहाल अब हम बढ़ेंगे आगे और बात एक ऐसे डॉक्टर की करेंगे। देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन जब उनकी ही जुबान बिगड़ जाए तो आखिर में आप क्या कहेंगे? ऐसे ही एक महानुभाव डॉक्टर हैं जो अपनी प्रसिद्धि के आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं। और तो और साहब को मौका मिला तो स्वास्थ्य मंत्री की औकात दिखा दिए और बिगड़े हुए शब्दों से ही उनको संबोधित कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। जांच कमेटी बनाने बैठा, कल तक टेम्पो चला रहा था। देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन जब उनकी ही जुबान गंदी हो जाए तो आप क्या कहेंगे? ऐसे ही एक महानुभाव डॉक्टर है जो अपनी प्रसिद्धि के आगे किसी को कुछ नहीं समझते और तो और मौका मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री को औकात दिखाते हुए बिगड़े हुए शब्दों से संबोधित कर दिया। जो लोग भी डॉक्टर ओपी आनंद को जानते हैं उनको पता है कि मरीजों के सामने वो किसी भी कानून नियम किसी चीज को नहीं मानते हैं। मैं लिहाज कर गया, वरना इस जांच कमेटी को मैं दौड़ा दौड़ा कर पीटता। मेरे 7 मरीज कोविड के हैं और 2 वेंटिलेटर पर हैं।
इसलिए मैं लिहाज करके छोड़ गया, वरना ऐसे मंत्री और ऐसे अधिकारियों को मैं कूट के रख दूंगा। अब इससे ज्यादा स्टेटमेंट क्या होगा, मंत्री को भी कूटूंगा। जांच कमेटी बनाने बैठा ओपी आनंद पर, कल तक टेम्पो चला रहा था, जो आदमी जान बचा रहा है उसको तुम आ रहा है जांच करने के लिए। अब चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर मामला क्या है। आखिर डॉक्टर ओपी गुप्ता को गुस्सा क्यों आया। दरअसल देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण सरकार और प्रशासन लोगों को बेहतर सुविधा देने का वादा कर रहे हैं। कई मामलों की बढ़ती कालाबाजारी, लूट खसोट पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित 111 सेव लाइफ नर्सिंग होम की जांच करने के लिए सरायकेला खरसावां जिले के प्रभारी सिविल सर्जन को आदेश दिए। वही आदेश पाते ही टीम ने दोपहर करीब 12 बजे पूरी टीम नर्सिंग होम में जांच करने पहुंचती है, जहां टीम ने नर्सिंग होम पहुंचकर अस्पताल में क्या चल रहा है, क्या इलाज हो रहा है और इलाज के दौरान क्या चार्ज लिया जा रहा है, इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन नर्सिंग होम की तरफ से ही कोई दस्तावेज नहीं दिया गया और न ही मरीजों से मिलने की अनुमति ही दी गई। इसके बाद टीम बेरंग वापस लौट गई। हम लोग ऐसे आज औचक निरीक्षण के लिए आए थे, औचक निरीक्षण के लिए आए, है ना। मंत्री जी का मौखिक आदेश है, मंत्री जी का यही वर्षन था कि आप लोग उसको लूटने के लिए छोड़ दिए हैं, और ये शिकायत हम लोग को पहले से भी मैंने ये पता चलता था। तो हम लोग औचक निरीक्षण के लिए मंत्री जी खुद बोले आप जाके देख लीजिए उसका क्या चार्जेज है, कैसे चार्ज कर रहा है, क्या है। तो हम लोग यहाँ उसी को जांच करने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने कोई भी दस्तावेज देने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इस कार्रवाई से नाराज नर्सिंग होम के संचालक ओपी आनंद ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर ओपी आनंद ने कहा कि वे खुद काफी संजीदा रहते हैं, वे सेवा के साथ काम करते हैं, लेकिन इस तरह परेशान करने की नीयत के साथ कोई काम करेगा तो फिर उसके साथ गलत होगा। सूचना मिली कि सिविल सर्जन कार्यालय सरायकेला से एक कमेटी जांच के लिए आई है। जांच समिति से मैंने पूछा उद्देश्य क्या है, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री माननीय विधायक श्री बन्ना गुप्ता जी ने उन्हें जांच का आदेश दिया है। जांच का मुख्य बिंदु है पैकेज रेट। मैंने जांच कमेटी जो प्रभारी सिविल सर्जन है उनसे पैकेज रेट और उसके डिटेल के बारे में जानकारी मांगी। मैंने उनसे पूछा कि इस पैकेज रेट में किस प्रोटोकॉल के आधार पर रेट तय किया गया है, किस दवाई के आधार पर तय किया गया है, किस सामान पर तय किया गया और कितना ऑक्सीजन लेवल पर तय किया गया है। किसी भी पैकेज रेट का निर्धारण उसके वास्तविक मूल्य के आधार पर ही होता है। इसके अलावा बेड चार्ज क्या है, डॉक्टर्स विजिट क्या चार्ज है, पैकेज का मतलब सब होता है, ऑल इन ऑल। नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर ओपी आनंद ने आगे कहा कि सरकार मंत्रियों और विधायकों पर करोड़ों खर्च कर दे रही है, लेकिन आम मरीजों के लिए 6,000 रुपए तय कर रही है। वैसे भी रेट तय करने का कोई दस्तावेज उनको उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि मंत्री बन्ना गुप्ता सुधर जाएं, इस तरह के कारनामे से बाज आएं। साथ ही उन्होंने कोरोना मरीजों का हवाला देते हुए यह भी कह दिया कि अगर आज मरीज नहीं होते तो जांच टीम को भी दौड़ा कर पीटता। डीटीवी भारत के लिए खरसावां से वीरेंद्र की रिपोर्ट। तो बिल्कुल आपने सुन लिया किस तरीके से डॉक्टर साहब हैं और क्या इनका हाथ कहां तक पहुंचा हुआ है कि ये स्वास्थ्य मंत्री को ही धमकी दे रहे हैं, और धमकी भी किस लहजे में दे रहे हैं। आपने उस लहजा को बखूबी सुना होगा। लेकिन क्या अगर स्वास्थ्य मंत्री कार्रवाई करता है तो इनको दस्तावेज नहीं देने चाहिए? या तो इनमें कमी है या फिर ये बातों को नहीं मानना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सरकार इनकी अपनी है और आदेश भी इनका अपना होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी खरसावां से वीरेंद्र जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, क्या इनका जो पहुंच है, इस डॉक्टर साहब जो हैं, इनकी पहुंच कितनी ऊपर है कि ये स्वास्थ्य मंत्री को ही धमकी दे रहे हैं? हेलो
बिल्कुल वीरेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो डॉक्टर हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है और जो खुलेआम कैमरे के सामने स्वास्थ्य मंत्री को गाली देते दिखे, इनका पहुंच आखिर कितना है कि इस तरीके से नियम कायदे कानून को मानने को तैयार नहीं है और खुद मंत्री को ही धमकी दे रहे हैं? जी देखिए, ये डॉक्टर जो है कि इससे पहले भी मैंने बता दें कि 2 साल पहले एक घटना घटी थी इसी अस्पताल पे। बिल्कुल। उस समय भी ये डॉक्टर वहां पे मौजूद थे और उस समय एक मुर्दे को जो है कि काफी 2 दिनों तक इन्होंने इलाज किया। अच्छा। ये वही डॉक्टर है जो आज एक स्वास्थ्य मंत्री को इस तरह से गाली दी। बिल्कुल। गाली ही नहीं दी इनका ये कहा भी इनको अगर मैं इसको दौड़ा के पीटूंगा, जबकि एक डॉक्टर को शोभा नहीं देता किसी मंत्री को इस तरह की बात। बिल्कुल, हमने इसीलिए कहा इनको कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा प्राप्त है और ऐसे में हमने जब इस पूरी कहानी की शुरुआत की तो हमने शब्दों से बयां जरूर किया है कि भगवान कहते हैं, लेकिन अगर भगवान की ही जुबान खराब हो जाए तो आप इनको कैसे समझेंगे? क्या लगता है अब इनके ऊपर कार्रवाई होगी? वैसे डॉक्टर साहब तो फिलहाल फरार हैं। वीरेंद्र, क्या लगता है प्रशासन क्या कुछ तैयारी कर रही है कार्रवाई को लेकर के? देखिए, अभी तक तो मंत्री जी ने अभी मीटिंग की थी। बिल्कुल। जिनमें धनबाद के उपायुक्त, विशेष के उपायुक्त, एक तमाम आला अधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन लोग एक मीटिंग अभी तय की थी। बिल्कुल वीरेंद्र, हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्री से बात करने की कोशिश की, अभी उनकी मीटिंग चल रही है, इसलिए उन्होंने हमें समय नहीं दिया। हम खुद उनसे प्रतिक्रिया लेना चाहते थे, लेकिन कार्रवाई को लेकर के मीटिंग चल रही है। जानकारी आपके पास पूरी है, बताइए। अभी कार्रवाई के लिए ही मीटिंग चली हुई, 4 बजे तक ये मीटिंग चलेगी। बिल्कुल। और इसी में है कि बन्ना गुप्ता एक बार फिर केंद्र सरकार को भी निशाना साधा है। बिल्कुल, केंद्र सरकार को निशाना साधा है। आखिर में केंद्र सरकार को क्या कुछ कह रहे हैं? क्या नियम कायदे कानून को लेकर के ही? जी, क्योंकि इनका कहना है कि मेरे साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि इस तरह के अभी जो हुआ है जिसको लेकर के अभी तक प्रशासन की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो डॉक्टर हैं वो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, उनसे भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अब वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले जब हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे पहले इन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा तस्वीरों में कि डॉक्टर साहब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है, इसीलिए दर्ज है शायद ये ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। और खुलेआम कह रहे हैं कि किस पैकेज के आधार पर आखिर में सरकार ने नियम कायदे कानून बनाए हैं। 6,000 रुपए पैकेज की बात की गई है सरकार की तरफ से, लेकिन ये उसको मानने को तैयार नहीं है। क्या यही है वो डॉक्टर साहब और इन पर कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ऐसी धमकी शायद नहीं चलनी चाहिए। और डॉक्टर साहब की ऐसी प्रतिक्रिया आप खुद समझ सकते हैं कि इनको किस तरीके से आप फिलहाल जो भी है मामला अब सरकार के पाले में है और देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे उस स्थितियों को लेकर के जो शायद सबके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, कफन का कारोबार। कोरोना संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में अब इस वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण ने तबाही मचा रखा है। इस संक्रमण ने पूरे विश्व में कोहराम मचा रखा है, लेकिन इस महामारी में कईयों के लिए अवसर बनकर उभरा है। ये रिपोर्ट देखिए। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण ने तबाही मचा रखा है। इस संक्रमण ने पूरे विश्व में कोहराम मचा रखा है, तो भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी कोरोना संक्रमण से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके कारण सभी लोग परेशान हैं, हताश हैं। लेकिन इस संक्रमण में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ये आपदा अवसर बनकर आया है। इस काल में मरने वालों की संख्या में हो रही लगातार बढ़ोतरी ने अंतिम संस्कार में प्रयोग होने वाले सामानों की और सहयोग की डिमांड बढ़ा दी है। वही डिमांड बढ़ते ही कई जगह निर्माण कार्य को बढ़ा दिया गया, तो कई सामानों की डिमांड बढ़ते ही दाम भी आग की ताप की तरह तेज हो गया, जिसे सहन करना मुश्किल होने लगा। वही संक्रमण के कारण बढ़ते मौत ने गया जिले के मानपुर प्रखंड के पटवा टोली मोहल्ले में कफन और पीताम्बरी का निर्माण करने वालों के लिए अवसर बनकर आया, जहां कफन बनाने के लिए 15 से 20 परिवार लगातार लगे हुए हैं।
इन लोगों का कहना है कि पूर्व में मांग बहुत कम थी, लेकिन अब कोरोना के कारण मौतों से बढ़ती हुई आंकड़ों ने अब मांग को दुगुनी कर दिया है। नहीं सर, कफन बनाते हैं, कफन करीब 150 मीटर करीब बनाते हैं। कारण यही है कि लॉकडाउन के चलते जो ये बीमारी चला है, आदमी ज्यादा मर रहा है, इसलिए इसका बिक्री बढ़ा हुआ है, तो मांग होता है व्यापारी लोग से। कफन की बढ़ती मांग को देखते हुए कई परिवार दिन रात कफन बनाने में लगे हुए हैं। यह मानपुर का पटवा टोली बिहार का मैन्चेस्टर उद्योग के रूप में विख्यात है। मानपुर के पटवा टोली में 10,000 से भी ज्यादा पावर लूम मशीन लगी हुई है, जो मुख्य रूप से चादर और गमछा बनाने का कार्य करती है। इनके बनाए गए गमछा और चादर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित देश के कई राज्यों में निर्यात होता है और मांग बढ़ने के कारण अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तैयारी हो रही है। अभी के हालात में हमारे हिसाब से लगभग 2020 बर्थडे हम बना रहे हैं और बाकी लोग जो यहाँ कारोबारी है वो भी तैयार कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा कोरोना के महामारी में जो रिपोर्ट जो आ रहे हैं या ऑर्डर इतना आ रहा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि कितना परिवार यहाँ से उजड़ गया है। सुन करके अभी तो इन लोग के काम भी बंद हो गया था बीच में। अगर पीताम्बरी का हमको इतना ऑर्डर नहीं होता फिर लेबर लोग के भी काम नहीं मिल पाता है। वही कफन बनाने वाले कहते हैं कि कोरोना के कारण गमछा और चादर बनाने का काम तो बंद पड़ गया। ऐसे में जीविकोपार्जन की समस्या उत्पन्न हो गई थी, लेकिन विगत कई महीनों में कफन की बढ़ती हुई मांग ने एक बार फिर से तेजी ला दिया है। हाँ, थोड़ा बढ़ा है 10%। ऐसे 15 सालों से बना रहा हूँ, तो जितनी क्वांटिटी पहले बना रहे हैं उतना ही क्वांटिटी अभी बना रहे हैं। ये है कि जो लोग गमछा को बनाते हैं उसका सेल बिल्कुल 0 है, लेकिन इसका सेल ज्यों का त्यों है। हाँ, कोरोना काल नहीं, मेरा तो बिक्री लगभग से ही रहता है। थोड़ा बहुत कोरोना काल नहीं मारेंगे। अच्छा, ये बीमारी जल्दी जल्दी भाग जाए। तो बीमारी जल्दी भागने की उम्मीद तो सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये आपदा कुछ लोगों के लिए अवसर बनकर के जरूर आया और ये तस्वीर गया में देखने को मिली। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए गया से। मनोज, मैनचेस्टर उद्योग की जो बात की जाती है, काफी सुर्खियों में प्रदेश में भी कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर यहां से निर्माण किए गए कपड़े जाते हैं और अब एक बार फिर से जिन लोगों के पेट पर बनाया था उनके लिए मौका बेहतर हो गया है। देखिए, मैं बता दूं कि जो जैसे जो पटवा टोली है जिस एक मामले में और विख्यात है कि ITN का वो गढ़ है। हर एक साल वहाँ कम से कम 25-26 जो छात्र है वो ITN बात की जा रही है। वहाँ जो वस्त्र है काफी मात्रा में वस्त्र भी बनाया है पटवा के द्वारा, और जो वस्त्र है वो के लागत कई और जो राज्य है वहाँ पे रहते हैं। जहाँ तक की बात की जा रही है कोरोना को लेकर के, जो पीताम्बरी का जो बनाया जा रहा है काफी मांग हो गया है। गैर नहीं बल्कि बंगाल और छत्तीसगढ़, यूपी शहर से मांग हो रही है। जहाँ तक की बात की जा रही है कोरोना को लेकर काफी जो व्यक्ति है वो मर रहे हैं, उसको लेकर के काफी मांग की जा रही है। जहाँ तक की बात की जा रही है पहले 5,000 पीस बनाते थे, अब करीब 25,000 पीस बना रहे हैं। 5,000 पीस बनाते थे और अब लोगों के मरने की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, यानी कि देश में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार बढ़ रही है, तो अब मरने वालों की संख्या भी उसी रफ्तार के साथ बढ़ रही है। और ऐसे में अब इन कपड़ों की मांग बढ़ती जा रही है, जिसके कारण यहाँ रात दिन कई ऐसे परिवार हैं जो कपड़ा निर्माण में और जो पीताम्बरी कहते हैं या फिर जो दाह संस्कार कर्म में जो कपड़े लगते हैं उनका निर्माण यहाँ पर काफी तेजी से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के इस काल में जहां एक तरफ विपत्तियां पड़ी हुई हैं,
लोग परेशान हैं। ऐसे में सिर्फ कपड़ा उद्योग की मांग ही नहीं बढ़ी है, कई ऐसे मांगे, चाहे लकड़ी की बात करें या फिर सहयोग की बात करें, जो मजदूरी या फिर कई अन्य जो माध्यम होते हैं जैसे धूप की लकड़ी वगैरह, सारे जो सामग्री हैं इन सब के दामों में भी अब उछाल देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें आई तो साफ तौर पर कह सकते हैं अब कफन जो है, कफन का कारोबार भी तेज गति से होने लगा है। लेकिन इन सबके बीच में कोरोना संक्रमण का खतरा खत्म नहीं हुआ है अभी, भले ही थोड़ी सी कमी हो रही है, लेकिन अगर हम सतर्क हो जाए तो स्थिति और बेहतर हो सकती है। इसलिए आपसे डीटीवी भारत लगातार अपील कर रहा है कि कोरोना संक्रमण के काल में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और देखते रहें डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।